सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और लेटेस्ट चाइनीज़ ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक होने वाली है और आपको काफ़ी पसंद आएगी। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन फीमेल लीड शेन को देखते हैं जो एक साइको अंकल चैंग के साथ होती है। चैंग दरअसल जिंगजू का अंकल है और जिंगजू हमारे इस ड्रामा का मेन मेल लीड है। दरअसल चैंग शेन के साथ एक डील करना चाहता था। शैन तो साफ मना करती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना। तो चैंग उसकी दुखती नस पर हाथ रखकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की कमी है और तुम्हारी बहन का भी ट्रीटमेंट तुम्हें करना है, तो फिलहाल तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम मेरी मदद ले लो। तो शैन पूछती है कि तुम्हें काम क्या करवाना है। तो चैंग कहता है कि तुम्हें मेरे नेफ्यू के क्लोज जाना है। दरअसल वो जिंगजू की बात कर रहा था। तुम्हारा ये फेस मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। शैन साफ मना करती है कि मैं ये सब काम नहीं कर सकती। तो चैंग अब उसे फिर से धमकाता है कि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो तुम्हारे ब्रदर एंड सिस्टर को इसका अंजाम भुगतना होगा। शैन घबरा जाती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मेरी बहन के इलाज के लिए, तो मैं तुम्हारा इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। तो अब चैंग पागल साइको की तरह हंसने लग गया था। यहाँ से जाने से पहले वो शैन को फोटो देता है जिंगजू की। सीन शिफ्ट करते हैं और हम शैन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वहाँ वो गेस्ट के जाने के बाद खाने को कलेक्ट कर रही थी ताकि वो अपने भाई बहन का पेट भर सके। वो झूठा खाना था। तभी ओनर आकर उसके बैग को टच करता है, बदतमीजी करने लगा तो शैन उसे स्लैप करके दूर करती है। ओनर को गुस्सा आया, वो उल्टा शैन को स्लैप करता है कि तुम यहाँ से खाना चुराने की कोशिश कर रही हो। शैन कहती है कि मैं चुरा नहीं रही थी, गेस्ट जा चुके हैं, मैं बस उनका बचा हुआ खाना ले जाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये तो तुम फेंकने ही वाले हो ना। लेकिन वो ओनर उस खाने पर थूक देता है और उल्टा उसे भी जॉब से निकाल देता है कि तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं शैन काफी बेसहारा हो गई थी कि अब वो क्या करेगी, उसके भाई बहन भूखे हैं। लेकिन तभी मैसेज आता है कि चैंग ने उसे 20,000 युआन भेज दिए हैं। शैन उस रुपए का खाना लेकर घर पहुंचती है जहां पर केविन और कैट साथ में खेल रहे थे और खाने को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आज दीदी काफी टाइम बाद चिकन लाई है। कैट तो पूछ रही थी कि दीदी आपके पास इतने रुपए कहाँ से आए। तो शैन कहती है कि तुम मैच्योर लोगों की तरह बातें करना बंद करो, आराम से खाना खाओ। इसलिए अब कैट भी बिना कुछ कहे खाने को एंजॉय करती है और फिर वही सेम फोटो निकालती है जो चैंग ने उसे दी थी और कहती है कि मुझे चैंग का ये काम जल्दी ही करना होगा। सीन अब जिंगजू की तरफ शिफ्ट करते हैं जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा था। तभी चैंग भी वहाँ आ जाता है जो कहता है कि नेफ्यू, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हें हो ग्रुप का प्रेसिडेंट बना किसने दिया, क्योंकि तुम तो उतने एजुकेटेड भी नहीं थे। ओह, अब मुझे याद आया कि ये काम तो उस प्राइवेट लेडी जाओक्सी का था जो 3 साल पहले मर चुकी है। लेकिन उसके मरने का रीजन क्या रहा, ये सुनकर जिंगजू काफी डिस्टर्ब हो जाता है और गुस्सा करता है लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी जिंगजू का ड्राइवर आकर उसे बताता है कि बॉस गाड़ी रेडी है, हमें चलना चाहिए। तो जिंगजू चैंग से कह रहा था कि मुझे तुम्हारे इस बकवास से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इतना कहकर वो जाने लगता है। पीछे से चैंग को काफी गुस्सा आया कि उसने ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे करी और वहीं शैन भी उसकी बात को कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो वो डायरेक्ट अपने आदमियों को कहकर शैन के भाई बहन यानी कि केविन और कैट को किडनैप करने के लिए कह देता है। सीन वहीं पर शिफ्ट करते हैं जहां पर उसके आदमी केविन कैट को ले जा रहे थे। शैन घबरा जाती है कि ये आदमी कौन है। वो भागकर उनका पीछा करती है लेकिन तब तक गाड़ी जा चुकी थी और शैन कुछ नहीं कर पाती। वहीं फोन में चेक करती है कि उसका फोन भी स्विच ऑफ हो चुका है। अब वो किसकी हेल्प ले। तभी कोइंसिडेंटली जिंगजू भी सेम ही सिटी में आया हुआ था। वो वहाँ के एरिया को देख रहा था खरीदने के लिए और उसके आदमी भी बताते हैं कि यहाँ पर आपको काफी सस्ती जमीन बिक जाएगी लेकिन प्लॉट काफी ज्यादा है। तो जिंगजू को वो जगह पसंद आती है और वहीं पर वो शैन से साइड से गुजरता है और शैन फिर जिंगजू के एक आदमी को पकड़कर बोलती है कि प्लीज क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो काफी गिड़गिड़ा रही थी। तो जिंगजू ने जब शैन को देखा वो तो उसे देखता ही रह गया कि क्या ये तुम हो। और हम पास्ट लाइफ में जिंगजू के साथ एक लड़की को देखते हैं जो हूबहू शैन की तरह दिख रही थी। दरअसल ये उसके स्कूल टाइम की बात है जब वो दोनों साथ में एक साथ पढ़ा करते थे। अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया कि लड़की शैन ही है या फिर कोई और। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जिंगजू खुद से ही बात करते हुए कह रहा था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये वो हो ही नहीं सकती, वो तो 3 साल पहले मुझे छोड़कर जा चुकी है। और वहीं शैन को लगता है कि जिंगजू नहीं तो कहीं उसके भाई बहन को किडनैप नहीं करवा दिया, इसलिए वो उसे सच नहीं बता सकती। जिंगजू पूछता है कि तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए। तो शैन झूठ बोल देती है कि यहाँ से भी एक चोर मेरा सामान लेकर भागा है, बस मैं उसी को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो जिंगजू कहता है ठीक है मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। शैन हैरान होती है। तभी एक लड़ी भागते हुए जिंगजू के पास आती है कि आपको क्या मदद चाहिए। मेरे पास
मेरी एक डॉटर है, आप उससे शादी कर लीजिए, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिंगजू शैन को अपने लैब पर बिठाकर कहता है कि ये मेरी फियांसे है और मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शैन हैरान हो जाती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। जिंगजू बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें मेरी फियांसे बनना होगा, तुम्हारा फेस काफ़ी वैल्यूएबल है। तो शैन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगी भला। तो जिंगजू बोलता है तुम जितने रुपए मांगोगी मैं तुम्हें उतना देने के लिए तैयार हूँ। वहीं शैन को चैंग की बात याद आती है कि इसने भी जिंगजू को फंसाने के लिए उसे कहा था, तो वो हामी भर देती है और यहाँ पर डील करती है 5 मिलियन युआन की, जिसे कि जिंगजू एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपने साथ घर पर ले आया था। घर जाकर वो अपने लोगों से कहता है कि वो शैन का हुलिया बिल्कुल ही चेंज करते हैं, इसलिए वो ऐसा ही करते हैं। उन्होंने शैन को एक न्यू लुक दिया था जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जिंगजू तो उसे देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट डे अब जिंगजू ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करा दी थी जहाँ पर लोग आपस में बात करते हैं कि आज यहाँ पर न्यू गेस्ट आने वाला है जिंगजू का। वहीं हम रूम में शैन को देखते हैं जो पार्टी के लिए रेडी हो रही थी और सेम रूम में चैंग पहुंच जाता है जो शैन को पीछे से होल्ड करता है। शैन कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो चैंग कह रहा था क्या हुआ, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी। वो उसे धकेल कर बेड की तरफ फेंकता है और बोलता है कि तुम भूल रही हो क्या कि ये सब जो भी तुम्हारे पास है वो फेक है, तुम मेरे लिए काम कर रही हो तो मेरे साथ ऐसे बिहेव करना बंद करो। शैन चिल्लाने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं होगा, बाहर आवाज जाएगी तो लोगों को लगेगा कि तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी क्योंकि तुम्हारी तो कोई इमेज ही नहीं है। तो शैन कहती है कि एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं ये सब काम तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, मेरा काम सिर्फ तुम्हें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देना है हो ग्रुप को लेकर और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मेरे भाई बहन को एक खरोच तक आई तो तुम भी अपनी इन्फॉर्मेशन से हाथ धो बैठोगे। चैंग कहते हैं अच्छा तो तुम धमकाना भी जानते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धमकी देने की। वो पागलों की तरह हंसते हुए एक साइकोपैथ की तरह शैन के काफी क्लोज चला जाता है और उसे चीक्स पर किस करता है। शैन तो उसे दूर करती है लेकिन तभी उसे आवाज आई कि जैसे रूम की तरफ कोई आ रहा है। वो दोनों घबराते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगजू वहां पर आ गया है और शैन डोर ओपन करके बाहर की तरफ आ जाती है। जिंगजू तो उसे देखता ही रह गया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी चैंग भी वहां आ जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर जिंगजू की एक फ्रेंड आई हुई थी जो जिंगजू को काफी ज्यादा पसंद करती है बचपन से और अंकल को कहती है कि आज तो आप काफी हैंडसम लग रहे हैं। चैंग पूछता है कि ये लड़की कौन है। वो शैन के बारे में पूछ रहा था तो जिंगजू बताता है क्या तुम भूल गए कि ये मेरे साथ अब्रॉड में थी, हमारी 3 साल पहले एंगेजमेंट हो चुकी है और ये मेरी फियांसे है। तो चैंग नाटक करते हुए कहता है अच्छा तो ये है वो प्राइवेट लेडी जिसने कि हो ग्रुप तुम्हारे नाम कर दिया है। वहीं पर जय को काफी गुस्सा आया कि जिंगजू ये क्या बकवास है, मैंने तो सुना था कि इस लड़की की डेथ 3 साल पहले हो चुकी थी एक्सीडेंट में और मर्डरर का भी कुछ नहीं पता। तो जिंगजू कहानी बनाते हुए कहता है कि मैंने इसे पहले ही हाइड कर दिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी फैमिली की डेथ हो गई। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब मैं इस प्राइवेट लेडी को ऑफिशियली अपना बना लूंगा। जिया को ये बातें पसंद नहीं आ रही थी। अब अंकल चैंग यहाँ से चले गए थे। अब वहाँ पर शेफ आता है केक के साथ। जिंगजू ने स्पेशल केक बनवाया था शैन के लिए लेकिन वो शेफ शैन को देखते ही पहचान लेता है कि ये तो मेरे ही रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो उसे देखकर काफी अजीब रिएक्ट करता है। जिया नोटिस करती है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है और नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वो शेफ को पिटवा रही थी डिटेल्स निकलवाने के लिए कि वो शैन को कैसे जानता है। तो वो शेफ शैन के बारे में सारी डिटेल्स उन्हें बता देता है कि पहले वो मेरे ही रेस्टोरेंट में काम करती थी, वहाँ पर चोरी करते मैंने उसे पकड़ा और उसे निकाल दिया। वो तो काफी करीब है तो यहाँ पर कैसे आ सकती है। जिया बोलती है कि यही सेम बात तुम्हें जिंगजू के सामने करनी है। तो शेफ घबरा जाता है और मना करता है लेकिन फिर से वो अपने आदमियों से उसे पिटवाती है कि तुम्हें ये करना ही होगा। तो आखिरकार अब वो शेफ भी मान चुका था क्योंकि उसे पैसों का लालच तो आ गया था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगजू शैन के साथ अनाउंसमेंट करता है कि हमारी कंपनी की न्यू डेवलपर है और साथ में ये मेरी फियांसे भी है। लोग काफ़ी हैरान होते हैं कि जिंगजू खुद फायर एक्सीडेंट से बचकर यहाँ पर आया है और ऊपर से इसकी ये फियांसे जो कि 3 साल पहले मर चुकी थी आज अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। तो जिंगजू ज़्यादा ना कहकर उसे रिंग पहना देता है। वहीं पर जो लोग खड़े हुए थे उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। तभी वहाँ पर जिया पहुँचती है उसी शेफ के साथ और चिल्लाकर कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। शैन घबरा जाती है कि शायद अब सच सामने आ जाएगा लेकिन जिंगजू उसका हाथ पकड़ कर बोलता है कि डरो मत, मैं यहीं हूँ। तो वो थोड़ा काल्म फील कर रही थी। जिया तो चिल्लाकर कहती है कि जिंगजू ये तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है, यकीन नहीं आता तो इस शेफ से पूछ लो। और शेफ जिंगजू को भी सेम बात कहता है कि ये मेरे रेस्टोरेंट में काम करती थी और ये 1 नंबर की चोर है, वहाँ पर खाना चुराते मैंने इसे पकड़ा और जॉब से भी निकाल दिया। जिंगजू ने कहता है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद कर लो। जिया को काफी गुस्सा है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। वहीं पर जिया की मॉम खड़ी थी जो चिल्लाकर कहती है कि मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती।
मुझे भी ये शैन रियल नहीं लग रही है, ये कोई फेक है जो तुम्हारी कंपनी और पैसे को हड़पने के लिए तुम्हें फंसा रही है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जिंगजू कहता है कि रियल और फेक का डिसीजन मैं लूंगा और मैं अच्छे से जानता हूँ कि यही रियल है और आपसे मैंने नहीं पूछा कि आपके पास कोई प्रूफ है कि शैन रियल नहीं है। तो जिया कहती है कि हाँ, एक तरीका है प्रूफ करने का कि ये रियल है या फेक। इसके एल्बो पर बर्थ मार्क तो जरूर होना चाहिए। वो चेक करती है तो वहाँ पर सच में बर्थ मार्क होता है। ये देखकर वो हैरान हो गई थी। हमें पास्ट के सीन में दिखाया गया कि जिंगजू शैन से कहता है कि लियान के एल्बो पर एक बर्थ मार्क है और वो डॉक्टर को कहकर उसे फेक बनाने के लिए कह देता है। डॉक्टर तो कह रहे थे कि इन्हें पेन भी हो सकता है, तो शैन बोलती है कि दर्द से मेरा पुराना नाता है, तुम इसे जल्दी करो। सीन प्रेजेंट में आता है। जिया भी हैरान थी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यही लियान है। अब लोग भी मजाक बनाते हैं शैन का कि जिया कैसे उसकी बेइज्जती कर रही है। तो शैन गुस्से में आ जाती है और जिया को स्लैप करती है। जिया कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तो शैन कह रही थी कि जो तुमने हरकत करी है ना उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जिया को गुस्सा आता है। वो वापस से शैन को हिट करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी जिंगजियान उसे चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से चली जाओ। जिया बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो? तो जिंगजू कहता है हाँ, तुमने सही सुना, यहाँ से निकल जाओ। जब तक कि तुम हुओ फैमिली की रिस्पेक्ट करना नहीं जानोगी तब तक यहाँ वापस मत आना। जिया गुस्से में यहाँ से चली जाती है। पीछे से जिया की मॉम जिंगजू को कहती है कि तुम भूलो मत कि तुम मेरी ही अडॉप्टेड चाइल्ड हो और अगर मैं तुम्हें उस एक्सीडेंट के बाद अडॉप्ट ना करती तो तुम कहीं आवारों की तरह सड़कों पर घूम रहे होते। जिंगजू कहता है कि आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, उस एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबल कौन था ये आप भी अच्छे से जानती है। तो उसकी मॉम चुप कर जाती है। कहता है कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हुआ ग्रुप एक आउटसाइडर के हाथों में है, पता नहीं कब तक ये बचेगा। क्या आप लोगों को यही पसंद है? तो वहीं जिंगजू हंसकर कहता है कि मैं न्यू कंपनी पे वैसे भी काम कर रहा हूँ, 30% काम हो चुका है, बाकी का काम भी मैं कर लूंगा। रही बात हुआ ग्रुप की तो मैं उसे चैंग के हाथों पे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो बैंकरप्ट जल्दी हो जाएगा। क्या आप लोगों को मंजूर है? चलो हम वोटिंग कर लेते हैं। वोटिंग करने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पर 6 वोट जिंगजू की तरफ थे और 6 वोट चैंग की तरफ। यहाँ टाई हो चुका था, लेकिन चैंग को ये काफी अजीब लगता है कि जिंगजू अचानक से कंपनी मेरे नाम करने के लिए वोटिंग क्यों करवा रहा है। इसमें कुछ तो झोल होगा। टाई होने के कारण अब शैन आखिरी बची थी जिसको वोट डालना था। अब शैन मन में ही बोलती है कि अगर वो चैंग को वोट डाल देगी तो शायद उसके भाई बहन को वो छोड़ दे। शैन आगे बढ़कर कहती है कि मुझे लगता है इस कंपनी को संभालने के लिए अंकल चैंग ही सही रहेंगे और वो उन्हें वोट कर देती है। जिंगजू काफी हैरान था और वहीं चैंग पहले तो पागलों की तरह हंसता है, लेकिन फिर गुस्से में आकर डाइनिंग टेबल का सामान नीचे फेंक देता है। अब जिंगजू डर के मारे शैन को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। शैन देखकर हैरान थी कि तुम्हारी लेग्स ठीक है तो तुम व्हील चेयर पर क्यों बैठे हो? जिंगजू कहता है कि मैं सच देखने के लिए बैठा था कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। वहीं पर उसके अडॉप्टेड मॉम भी चिल्लाकर कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, अभी तक हमें धोखे में रख रहे थे। जिंगजू बोलता है कि आप तो चुप ही रहिए और जिसने यहाँ पर चैंग को वोट किया है ना, मुझे मंडे से कंपनी में वो दिख ना जाए। वहाँ पर खड़े लोग हैरान हो जाते और डर भी रहे थे कि इसने मुझे कंपनी से 1 सेकंड में निकाल दिया। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, लेकिन अब जिंगजू किसी की नहीं सुनता। वो यहाँ से शैन को गुस्से में ले जा लेता है। अब हम उन्हें रूम में देखते हैं जहाँ पर जिंगजू शैन पर चिल्लाकर कह रहा था कि तुम हार्टलेस हो क्या? तुमने क्या सोचकर चैंग को वोट कर दिया? मतलब तुम भी मेरी अपनी नहीं हो। मैंने तुम्हें रुपए दिए थे ना, तो तुम्हें क्या कमी लग रही है मेरा साथ ना देने की? तो शैन बोलती है कि हर चीज पैसों की नहीं होती, मेरी मजबूरी भी रही होगी। जिंगजू अब ये बात सुनकर 5 के सीन को याद करता है कि जहाँ पर उसकी लियान भी सेम बात कहा करती थी। जब उसने उस गरीब बच्चे से बलून लिए, उसने उसके बदले उसे रुपए भी दिए थे। तो जिंगजू बोलता है कैसे ही तुम्हें किसी को भी रुपए नहीं देने चाहिए। तो लियान कहती है कि हर बात रुपए की नहीं होती, मैंने बस उसका दिल रखा है और इसके बाद मुझे रुपए को लेकर कुछ भी मत कहना। तो जिंगजू बोलता है कि हाँ ठीक है, मेरे रुपए तुम्हारे ही तो हैं, जैसे मर्जी ऐसे खर्च करो। सीन प्रेजेंट में आता है और जिंगजू अब शैन की तरफ ऐसे ही देख रहा था जैसे कि उसके सामने लियान बैठी हो। शैन के काफी करीब चला जाता है और उसे अचानक से किस करने लगा था। ये किस इतनी टाइट थी कि शैन उसे अपने से दूर नहीं कर पाती। बड़ी कोशिश के बाद वो अपने से उससे दूर करती है और कहती है कि तुम ये क्या करना चाहते हो? तो जिंगजू कहता है कि कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी फियोंसे हो, इसलिए अगली बार से मुझे धक्का देने की कोशिश मत करना। हमारे बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो शैन चिल्लाकर कहती है कि मैं मानती हूँ हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है, तुमने मुझे उसके बदले में रुपए दिए, लेकिन मैंने अपनी बॉडी तुम्हें सहल नहीं करी है। जो भी तुम्हारा मन करेगा वो तुम करते रहोगे। तो जिंगजू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और वाइफ का काम क्या होता है तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं एग्रीमेंट ना तोड़ूं तो अपनी उस सिंसियरिटी को प्रूव करो। अब शैन कंफ्यूज हो जाती है कि अगर वो जिंगजू की बात नहीं मानेगी तो वो एग्रीमेंट तोड़ देगा और एग्रीमेंट तोड़ेगा तो वो चैंग का दिया हुआ प्लान कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इसलिए वो चुपचाप खड़ी हो जाती है और जिंगजू के कहे मुताबिक उसके कपड़ों को खोलने लगती है उसे सेटिस्फाई करने के लिए।
और साथ में कहती है कि जिंगजू, मैं जानती हूँ तुम मुझे लियान समझ रहे हो जो कि 3 साल पहले मर चुकी है, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना, मैं तुम्हारी लियान नहीं हूँ। तो जिंगजू को काफी गुस्सा आ जाता है कि तुमने ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे करी। वो उसे सोफे पर धकेल कर कहता है कि आज तो तुमने ये बात कह दी, दोबारा मत कहना, तुम्हारा फेस मेरे लिए काफी वैल्यूएबल है, तुम में और लियान में कुछ भी फर्क नहीं दिखता, पता नहीं तुम ये नाटक कर रहे हो या फिर नहीं। वो उसे टाइटली दोबारा किस करने लगता है। वो दोनों इंटीमेट होते उससे पहले ही शैन अपनी पास वाले टेबल पर रखे हुए एक फ्रेम को नीचे गिरा देती है जो कि लियान की फोटो थी। जिंगजू उसे उठाकर कहता है कि तुम दोनों में देखो कोई भी फर्क नहीं है, एक बाल तक इधर से उधर नहीं है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मेरी लियान नहीं हो। वही शैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंगजू को कैसे बताए कि वो उसकी लियान है ही नहीं। अब जिंगजू कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था, तो शैन चिल्लाकर कहती है कि हम दोनों के बीच में सिर्फ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब जिंगजू काफी इमोशनल हो जाता है, उस फ्रेम को अपने चेस्ट से लगाकर खड़ा हुआ और शैन से कहता है कि आज तो तुमने ये मेंशन कर दिया, लेकिन आगे से मेंशन मत करना, 3 साल लगे हैं मुझे इस दुख से उभरने के लिए। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट करते हैं अंकल चैंग की तरफ, जहाँ पर हम केविन और कैट को भी देखते हैं। उसने केविन और कैट को बहुत ही बुरी तरीके से मार पीट रखा था। वो दोनों बच्चे चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि हमें घर पर जाने दो। केविन कहता है कि कैट तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई यहीं पर है। वहीं पर चैंग उन दोनों की इस हालत में वीडियो बनाकर शैन को भेज रहा था और कहता है कि अब शैन तुम्हारी बहन नहीं रही, वो तो लियान है, इसलिए उसे भूल जाओ। लेकिन केविन कहता है हमारी बहन के पास हमें छोड़ दो प्लीज, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन चैंग उन्हें चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी अब कोई भी बहन नहीं है, और उन्हें गुस्से में यहाँ से भेज देता है। उसने अब वो वीडियो चैन को भेज दी थी और साथ में कहता है कि शायद तुम अपना दिया हुआ काम भूल रही हो, इसलिए याद दिलाने के लिए मैं तुम्हें ये क्लिप भेज रहा हूँ। जब शैन ने ये वीडियो क्लिप देखी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है कि अब वो क्या करे। तभी सामने से एक मेड आती है कि आपके लिए चैंग ने ये ड्रिंक स्पेशल भेजी है, लेकिन वो उस ड्रिंक को नहीं पीती। तभी रूम में जिंगजू आ जाता है जो शैन से पूछ रहा था क्या तुम एग्रीमेंट अब कंटिन्यू नहीं करना चाहती। शैन कहती है मुझे पैसों की जरूरत है, और वो मन में सोच रही थी कि क्या मैं इसे अपनी हालत के बारे में बता दूं, लेकिन फिर खुद से मना करती है कि अगर मैं इसे बताऊंगी तो ये भी मुझे केविन और कैट को लेकर ब्लैकमेल करेगा ताकि अपना काम निकलवा सकें। तो वो उसे नहीं बताती, उल्टा उसके फायदे की बात करती है कि मैं जानती हूँ तुम चैंग को हराना चाहते हो, जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिंगजू कहता है कि वो कैसी शर्त। तो शैन बताती है कि तुम्हें मेरे लिए एक वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर हायर करना होगा, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट है, उसके इलाज के लिए मुझे उस डॉक्टर की जरूरत है। तो जिंगजू कहता है ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन तुम मेरी हेल्प कैसे करने वाली हो। तो शैन कहती है कि मैं उस प्राइवेट लेडी लियान की जगह लेने के लिए तैयार हूँ, मैं कल ही तुम्हारे साथ कंपनी चलूंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर मिल सके ताकि तुम्हारा बिजनेस अच्छा चले और तुम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सको। तो जिंगजू कहता है कि ठीक है, और वो वहाँ पर रखी हुई ड्रिंक को पी लेता है, जिसके कारण उसे नशा हो गया था और वो शैन के साथ इंटीमेट हो जाता है। सुबह के समय अब हम उन सभी को कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर अंकल चैंग बाकी एम्प्लॉयज को भड़काते हैं जिंगजू के खिलाफ और कह रहे थे कि उस जैसा धोखेबाज आदमी हमारे कंपनी का मैनेजर कैसे हो सकता है, हमें उसे लात मारकर निकाल देना चाहिए। कि तब जिंगजू आ जाता है कि तुम किसे लात मारने की बात कर रहे हो। अब अंकल चैंग तो चुप कर गया था और फिर कहता है कि मुझे लगा कि तुम दोनों कंपनी नहीं आने वाले, क्योंकि शादी की तैयारियां भी तो करनी है। जिंगजू कहता है कि इससे इम्पोर्टेंट काम मुझे और भी है, इसलिए तुम्हें भी अपना काम करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर शैन की तरफ सब देख रहे थे। शैन बताती है कि मैं भी 3 साल बाद एब्रोड से वापस लौटी हूँ, लेकिन इस बीच मैंने अपने काम को नहीं छोड़ा है। मैंने एक से एक प्रोजेक्ट पर वर्क किया है और कई सिटीज को भी एक्सप्लोर किया है। वहीं पर जिया भी बैठी थी, जो जानबूझकर एक फाइल उठाकर कहती है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में काफी डाउट है, क्या तुम मुझे इसकी डिटेल्स दे सकती हो। और मन में ही सोचती है कि ये अनपढ़ गवार गाँव में रहने वाली लड़की क्या इस प्रोजेक्ट को रीड कर पाएगी। अब इसे एम्बेरस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिंगजू हाथ आगे बढ़ाता है उस फाइल को लेने के लिए, तो जिया मना कर देती है कि ये प्रोजेक्ट तो लियान का है ना, तो उसे समझाने दो, तुम्हें भी अपना प्रोजेक्ट संभालना है ना। तो शैन जिंगजू को कह देती है कि तुम डरो मत, मैं इसे संभाल सकती हूँ। लेकिन जिंगजू ऐसा करने से मना कर रहा था कि तुम फंस भी सकती हो, ये टेक्निकल वर्क है, तुम ये नहीं कर पाओगी। लेकिन शैन कहती है कि मुझ पर विश्वास रखो। वो उस फाइल को लेती है और सामने खड़ी होकर अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रही थी। सभी लोग हैरान थे, खास करके जिया, कि ये गवार लड़की इस पेपर को रीड करने में भी कैसे एबल है। तभी वो उससे वो फाइल छीनती है कि ये प्रोजेक्ट रहने दो, तुम्हें अपना प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, जो कि जर्मन में था। अब जिया सोचती है कि जर्मन लैंग्वेज तो मुझे भी ढंग से नहीं आती, तो इसे कहाँ ही आएगी। लेकिन शैन को कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था। वो कहती है ये प्रोजेक्ट तो मेरा अपना है, तो मुझे इसे रीड करने की भी जरूरत नहीं है। वो फाइल को साइड में रखती है और बिना देखे वहाँ पर सभी को जर्मन में
समझा रही थी कि इस प्रोजेक्ट में आखिर है क्या। ये देखकर जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं चैंग भी हैरान था कि इसने ये सब सीखा कैसे। वहीं पर जो दूसरी कंपनीज के मैनेजर एंड एम्प्लॉयज आए हुए थे डील करने के लिए, वो शैन के इस रिपोर्टिंग से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो तो इम्प्रेस थे उसकी स्पीकिंग स्किल से भी। अब शैन अपनी स्पीच कंप्लीट करके सीट पर बैठने गई, लेकिन तभी जिया उसकी ड्रेस पर चाय गिरा देती है और कहती है कि मुझसे गलती से हो गया। तो जिंगजू कहता है कि तुम्हें जाकर बाथरूम में से क्लीन कर लेना चाहिए, मैं मीटिंग कंप्लीट होते ही तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। तो शैन ऐसा ही करती है। अब शैन को हम बाथरूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी ड्रेस क्लीन कर रही थी, लेकिन तभी अंकल चैंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो शैन को दीवार की तरफ धकेल कर कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी फास्ट प्रोग्रेस कर रही हो। क्या तुम जिंगजू की तरफ से हो और मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? शैन कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो। जो तुमने काम दिया है मैं उसी को ही पूरी तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। और रही बात जिंगजू की, तो मैं नहीं चाहती कि उसे मुझ पर शक हो, इसलिए उसकी तरफ से ये काम करके मैं उसका भरोसा जीतना चाहती हूँ। और वो अपनी जेब से कुछ सामान निकाल कर चैंग को देती है। चैंग खुश हो गया था कि हाँ, मैं तुम्हें गलत कैसे समझ सकता हूँ, आखिर तुम्हारे भाई बहन मेरे कब्जे में, तुम जरूरत भी नहीं कर सकते मेरे अगेंस्ट जाने की। और मुझे ये बताओ जरा कल रात हुआ क्या था? उस ड्रिंक को तुमने पिया तो होगा ही। शैन शर्मा जाती है और कुछ नहीं कहती। वही बाहर की तरफ जिंगजू भी अपने क्लाइंट्स के साथ उसी बाथरूम की तरफ आ रहा था और अंदर अंकल चैंग तो शैन के काफी क्लोज जाने की कोशिश करता है कि मुझे भी वही रात वाली फीलिंग लेनी है। वो उसे नेक पर किस करने लगा तो शैन उसे धक्का मारकर दूर करती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हम कंपनी में हैं। और वहीं पर जिंगजू उन्हें देखता देखता अंदर आता है। ऐसा दिखाया गया कि उन्होंने उसे देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर सिर्फ शैन होती है जिसने कि अंकल चैंग का कोट पहना हुआ था और वो अपनी लिपस्टिक लगा रही थी। जिंगजू से पीछे से आवाज लगाता है और पूछता है कि तुम्हें ये क्या हुआ? तो शैन बताती है कि मेरे पीरियड्स के कारण स्टेन आ गया था, इसलिए अंकल चैंग ने मेरी हेल्प के लिए मुझे ये कोट दिया है। अंकल चैंग भी सेम बाथरूम से बाहर आते हैं। जिंगजू को काफी जलस फील हुआ ये देखकर कि उसने उसका कोट क्यों पहना है। और अंकल चैंग तो ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए ना। अब जिंगजू उसके पास जाता है। उसने पहले तो चैंग का वो कोट उतारा और उसे अपना कोट दिया और कहता है इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब शैन जिंगजू के साथ होती है जहाँ वो उसे कह रही थी कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, कपड़े खराब हो गए हैं। तो जिंगजू कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन शैन बोलती है कि नहीं नहीं मैं अपने आप इसे कर सकती हूँ। तो इतना कहकर वो बिना और कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। जिंगजू अपने आदमियों को कहता है कि इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम हैंडल कर लेना। अब शैन तो यहाँ से झूठ बोलकर चैंग से मिलने के लिए गई थी ताकि वो अपने भाई बहन का कुछ पता लगा सके। वो उसके घर पर पहुंची। कल चैंग कहते हैं कि मैं तो तुम्हें ही मिस कर रहा था। शैन चिल्लाकर कहती है कि अपनी बकवास बंद कर लो, मैं यहाँ पर केविन और कैट से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी ना, तो उसके बदले में मुझे उनसे एक बार मिलने दो। चैंग कहता है तुमने मेरा पूरा काम नहीं किया और मुझे क्या पता वो इन्फॉर्मेशन सही है या भी नहीं, तो मैं तुम्हें उनसे क्यों मिलने दूँ। तो शैन कहती है कि कैट की तबीयत ठीक नहीं है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है या फिर नहीं। तो चैंग कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें मेरे से भीख मांगनी पड़ेगी और वो ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ करता है। तो शैन उस ड्रिंक को पी कर कहती है कि अब तो तुम्हारी बात मैंने मान ली ना, तो मुझे यहाँ से जाने दो। वहीं केविन और कैट की आवाज़ सुनकर शैन काफ़ी घबरा जाती है और अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन चैंग उसे रोकता है कि जब मैंने तुम्हें कहा कि मेरे सामने भीख मांगो तो तुम बिना मेरी बात माने यहाँ से कैसे जा सकती हो। तो शैन अब भिखारियों की तरह से बोलने लगती है कि मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को मेरे भाई बहन से मिलने दो। तो चैंग गुस्से में उसे दीवार की तरफ धकेलता है और कह रहा था कितना आसान तो नहीं होगा तुम्हारे भाई बहन से मिलना, लेकिन वो इसी दरवाजे के अंदर है। अब शैन यहाँ से जाने लगी तो चैंग उसे रोकता है कि इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हारे भाई बहन से मिलने की, मेरी बात तो सुनो। मुझे तो लगता है कि मुझे ही तुमसे शादी कर लेनी चाहिए, इससे बड़ी जीत मेरी क्या हो सकती है जिंगजू के खिलाफ। शैन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, ये कैसी बकवास कर रहे हो। चैंग कहता है कि नहीं मैं बकवास नहीं कर रहा, हम दोनों के बच्चे होंगे, उनके नाम सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये कितना सही होगा ना, हम इस प्रॉपर्टी को आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे अपने बच्चों के थ्रू। तो शैन को काफ़ी अजीब लगती है उसकी ये बातें और वो उसे मना करती है, लेकिन चैंग अब काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो ज़बरदस्ती करने लगता है शैन के साथ। शैन उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका बस नहीं चलता, लेकिन तभी जिंगजू वहाँ पर आ जाता है शैन की हेल्प के लिए और वो चैंग को धक्का मारकर दूर कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फियोंसे को टच करने की। तो चैंग पूछ रहा था शैन से कि शैन जरा बताओ उसे, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। अब शैन तो फंसी हुई थी तो वो कुछ नहीं कहती। तो जिंगजू बोलता है कि मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमें घर चलना चाहिए। तो शैन मना करती है कि नहीं मुझे यहीं रहना है। जिंगजू काफ़ी हैरान हुआ कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो चैंग भी बोलता है
कि देख लो शैन, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन जो तुम्हारी यहाँ पे 2 किटन है, क्या मैं उनको मार दूँ? शैन घबरा जाती है कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। तभी पीछे से केविन दरवाजे से बाहर आ जाता है, लेकिन वो लेडी उसे पीछे खींच लेती है। जब जिंगजू और शैन उस रूम में गए तो देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ खुली हुई रस्सियाँ पड़ी है। कैट और केविन वहाँ पर नहीं थे। तो जिंगजू हैरान होता है और वो चैंग से पूछता है कि आखिर तुम इन बच्चों के साथ करना क्या चाहते हो और कौन है ये बच्चे? तो बोलता है ये तो शैन ही तुम्हें बताएगी। शैन कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो केविन और कैट को बचाने में। जिंगजू उसे हक करके कहता है कि बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। चैंग को काफी गुस्सा आ गया था। वो साइड में रखे हुए वेपन को उनकी तरफ करता है और उन्हें हिट करने ही वाला था कि तभी शैन नोटिस करती है। तो वो जिंगजू के सामने आ जाती है कि प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आईज ओपन करी तो देखती है कि चैंग तो उन्हें मारने की कोशिश कर ही नहीं रहा है, उल्टा कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन फिलहाल तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो दोनों भी चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर शैन की तबीयत खराब होने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। जिंगजू उसे कहता है मुझे तुम्हारे भाई बहन के बारे में पता लग गया है और तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। अभी तक जिंगजू को ये नहीं पता था कि शैन नाटक कर रही है इसके साथ रहने का, और वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? शैन कहती है कि क्या तुम्हें कोई परवाह है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? जिंगजू चुप कर जाता है और उसे जो सूप पिला रहा था वो खुद ही पीने लगता है। शैन कह रही थी कि तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी केयर कर सकती हूँ। तो जिंगजू कहता है कि हम इसके बारे में घर में बात करेंगे। फिर उसे कंपनी से कॉल आया और उसे अर्जेंटली यहाँ से जाना पड़ जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर अंकल चैंग आ गए थे, जो क्लैपिंग करते हुए रूम में आते और कह रहे थे कि तुमने तो बड़ी अच्छी गेम खेली, हम दोनों को एक साथ ही खिला रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंगजू से ब्रेकअप लेकर मेरे पास आ जाओ। शैन कहती है कि पहले मुझे कैट के बारे में जानना है, उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चैंग बिना कुछ कहे अभी यहाँ से जाने लगता है तो पीछे से शैन चिल्लाकर कहती है कि तुम और लोगों के साथ ये सही नहीं कर रहे हो, तुम आखिर में अपने आप को अकेला पाओगे। चैंग कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, अब तुम भी मेरे पास आने वाली हो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, गलत तो तुमने किया है जिंगजू को धोखा देकर। तो शैन कहती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो, मैंने तुम्हारे ही कहने पर यह सब किया था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चैंग ने चालाकी से जिंगजू को भी बुला लिया था और शैन ये देखकर हैरान हो जाती है। अब घर पर जिंगजू शैन को कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में पहले भी बता सकती थी कि चैंग ने तुम्हारे भाई बहन को पकड़ा हुआ है, कि मैं तुम्हें इसके बारे में कैसे बता सकती थी। मुझे तो उल्टा डर था कि कहीं तुम भी इस चीज का फायदा उठाकर मुझसे काम ना निकलवाओ, और वहीं गलती से अगर चैंग को पता लग जाता तो मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे भाई बहन के साथ क्या कर सकता था। मैं मजबूर थी और तुम इस चीज को नहीं समझ पाओगे। चैंग की डिमांड थी कि तुम उसके आगे घुटनों बल आ जाओ और अपना एम्पायर भी उसके नाम कर दो, तभी वो मेरे भाई बहन को छोड़ने की बात कर रहा था। तो क्या तुम मेरे लिए ये सब करते? जिंगजू बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, उस रात भी मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी, तभी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन प्लीज मुझ पर शक मत करो, मैं तुम्हारे भाई को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, मुझे बस टाइम दो। लेकिन शैन मना कर देती है कि नहीं, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मुझे चैंग के पास ही जाना होगा और हमें ब्रेकअप ले लेना चाहिए, और तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो तुम्हारे साथ वैसे भी एक कॉन्ट्रैक्ट में थी। इतना कहकर वो अपने कपड़े पैक करने के लिए यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जिंगजू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो सच में उससे प्यार करता है। अब जब शैन यहाँ से जाने लगती है तो जिंगजू उसे रोकता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। क्या तुम ये कह रही हो कि तुम अंकल चैंग से शादी करके उनके साथ रहोगी जबकि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है? मैं उसके हवाले अपने बच्चे को नहीं करूंगा। तो शैन कहती है कि मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी, और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो इस चीज का पतंगड़ बनाऊंगी। मैं भी जानती हूँ ये मिस्टेक से हो गया है, और क्या तुम एक्सेप्ट कर पाओगे एक ऐसी लड़की को जो पैसों के लिए तुम्हारे साथ सो गई थी? जिंगजू चुप कर जाता है और वहीं शैन कहती है देखा तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं है। वो यहाँ से अपना बैग उठाकर जाने लगती है, लेकिन जब बाहर गई तब भी जिंगजू से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर चैंग के साथ चली जाती है। अब सीन शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर कैट और केविन को एडमिट करवा दिया गया था और शैन भी वहीं होती है। डॉक्टर से शैन को पता लगा कि कैट की तबीयत पहले से काफ़ी सही है, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं थी, और केविन को भी एलर्जी थी इसलिए वो एडमिट था। शैन डॉक्टर से पूछती है कि कब तक इसे होश आएगा, तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी चैंग भी वहाँ पर आ जाता है कि देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, जिंगजू मेरी जगह होता तो कभी नहीं कर पाता। शैन बोलती है कि जितना बुरा मैं तुम्हें समझती थी तुम उतने बुरे भी नहीं हो। अंकल चैंग कैट के पास आते हैं, उसे फोरहेड पर टच करने लगे, तो शैन उसे रोककर पूछती है कि क्या तुम ये सब नहीं सोच रहे हो कि तुमने तुम्हारे ही नेफ्यू की वाइफ को चुरा लिया है, लोग तुम्हारे बारे में कैसी बातें बनाएंगे? तो चैंग कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
तो शैन भी अब हंसकर कहती है कि अब तो तुम सेटिस्फाई होंगे ना, तुम्हें हर तरह से जीत मिल रही है। लेकिन वो शायद ये सब जानबूझ के कह रही थी क्योंकि उसके फेस पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। सीन अब जिंगजू की तरफ शिफ्ट करते हैं जो अपने काम में पूरी तरह से मगन हो चुका था। वो हर एक फाइल को खुद ही चेक कर रहा था ताकि कोई भी घपला ना हो। हम वापस से अंकल चैंग को देखते हैं जो शावर ले रहे थे और वो शैन से कहते हैं कि तुम्हें इस ड्रेस को पहनकर जल्दी तैयार हो जाना है। और अब वो ऐसा ही करती है। नेक्स्ट सीन में अंकल चैंग शैन से पूछते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता है ना कि कल तुम्हें क्या बोलना है। शैन बोलती है कि हाँ, लेकिन उसका मूड अच्छा नहीं लग रहा था। तो अंकल चैंग उसके पास गुस्सा करके कहते हैं कि तुम खुश नहीं लग रही हो, क्या तुम्हें जिंगजू से प्यार हो गया है और तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो? ये सोचने की गलती भी मत करना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं इतनी पास आकर अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर कुछ भी गलती तुम्हारी तरफ से हुई तो मैं तुम्हारी फैमिली को जान से मार दूंगा और लास्ट में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। और वो उसकी नेक पर जोर से बाइट करता है और शैन चुपचाप खड़ी रहती है। अब नेक्स्ट डे कंपनी में देखते हैं जहाँ पर वो सभी मीटिंग के लिए जा रहे थे। वहीं एलिवेटर के बाहर जिंगजू खड़ा था तो साथ में चैंग शैन के साथ आ जाता है और वो जानबूझकर शैन के शोल्डर पर हाथ रखकर जिंगजू को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम नहीं जानती, आज मैं अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ जिसके सामने सारे प्रोडक्ट फीके हो जाएंगे और मैं कंपनी का मैनेजर बन जाऊंगा और ये बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और तुम भी जिंगजू को गुड बाय कह दो क्योंकि तुम भी मेरी होने वाली हो। इतना कहकर वो कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर पहले अंकल चैंग अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और ये AI से रिलेटेड प्रोडक्ट था। जिंगजू का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि बॉस, ये तो हमारा प्रोडक्ट था, इन्होंने हमारा प्रोडक्ट चुरा लिया है लेकिन इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। दरअसल ये काम शैन का ही था। उसी ने ही चैंग को चुपके से जिंगजू की पर्सनल रिपोर्ट्स में से वो प्रोडक्ट डिटेल्स दे दी थी। सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए उस प्रोडक्ट से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और क्लैप करते हैं। तभी चैंग कहता है कि मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है अनाउंस करने के लिए। वो वहाँ पर शैन को बुलाता है। शैन को देखते ही जिंगजू फिर से पास्ट लाइफ में चला जाता है कि कैसे उसने लियान को हॉस्पिटल में आखिरी बार देखा था। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर शैन जिंगजू को पहले देखती है लेकिन इग्नोर करते हुए अपना इंट्रोडक्शन सबको दे रही थी। लेकिन तभी अंकल चैंग मजे लेने के लिए जिंगजू को छेड़ देते हैं कि तुम खुश नहीं लग रहे हो। तो जिंगजू कहता है कि अंकल पहले अपने पीछे वाली स्क्रीन पर नजर मारो। जैसे ही चैंग ने नोटिस किया कि वहाँ पर तो उसका काला चिट्ठा खुल चुका था। वो सारी वीडियो क्लिप्स शैन ने अपनी वॉच में रिकॉर्ड कर ली थी जो कि उसने अपने मुंह से ही सच उगला था। ये देखकर चैंग के पैरों तले जमीन खिसक गई और वहाँ पर जो एम्प्लॉयज बैठे थे वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। चैंग बोलता है कि तुम्हारा ऐसे करने की हिम्मत भी कैसे हुई। तो शैन कहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो जिंगजू का है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाती है। अब रिपोर्टर्स चैंग को घेर लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम शैन को जिंगजू के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर से उन्हें पता लगा कि कैट की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। तो शैन गुस्सा करती है जिंगजू पर कि तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जिंगजू कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम घबरा जाओगी लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इसके लिए पूरा काम कर चुका हूँ, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैंने मेडिसिन भी मंगवाई और एक से एक डॉक्टर भी। और फिर वो शैन से डायरेक्टली कह देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शैन कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बहन की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है और तुम्हें शादी की पड़ी है। और वह गुस्से से यहाँ से जाने लगती है तो जिंगजू उसे ज़बरदस्ती एक रूम में ले आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ ये काफ़ी जल्दबाजी में मैं कर रहा हूँ लेकिन अभी हमें इसी की ज़रूरत है। शैन तो उस पर फिर से चिल्लाती है। अब जिंगजू चुप कर गया था तो शैन को रियलाइज़ हुआ कि वो कितना गलत कर रही है जिंगजू के साथ, जबकि जिंगजू तो अपनी एनर्जी और टाइम दे रहा है उसकी हेल्प करने में। तब उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी बन गई है तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे लिए क्या करना सही रहेगा। तो जिंगजू बोलता है कि मुझ पर बस तुम विश्वास करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारा पूरी लाइफ भर साथ दूंगा। इतना कहकर वो शैन को किस करने लगता है और शैन भी जिंगजू को किस कर रही थी। ये काफ़ी रोमांटिक मोमेंट था। वहीं जिया न्यूज़ में पढ़ती है कि अब जिंगजू और शैन की शादी होने वाली है। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिंगजू से तो मैं प्यार करती हूँ। तभी अंकल चैंग वहाँ पर आकर जिया से कहते हैं कि अगर तुम जिंगजू को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ हाथ मिला लेना चाहिए, मेरे पास काफ़ी अच्छा प्लान है। तो जिया ऐसा करने के लिए मान जाती है। अभी हमें इस प्लान के बारे में नहीं बताया गया। नेक्स्ट सीन में हम फिर से शैन को देखते हैं जो वेडिंग आउटफिट में बैठी हुई थी लेकिन वो खुश नहीं थी क्योंकि उसके भाई बहन हॉस्पिटल में है और आज उसकी शादी होने वाली थी। तभी जिया वहाँ पर आती है और शैन से कह रही थी कि मैंने सुना तुम्हारे भाई बहन हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हें एक स्पेशल मेडिसिन की ज़रूरत है।
तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उसे अरेंज कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शैन बोलती है कि पहली बात तुम्हें इसके बारे में बताया किसने? तो वह कहती है अंकल चैंग ने। और शैन कह रही थी कि तुम भी अंकल चैंग की बातों में आ रही हो। तो जिया बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने जो भी कहा सच कहा, मेडिसिन सच में है और मेरे पास वो मेडिसिन है। अगर तुम खुद से उसे अरेंज करने की कोशिश करोगी तो 12 घंटे में वो यहाँ पर आएगी और मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास उतना टाइम होगा तुम्हारी बहन की जान बचाने के लिए, तो प्लीज़ मेरी बात मान लो। तो शैन कहती है ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है? तो जिया कहती है तुम्हें आज जिंगजू से शादी करने से मना कर देना है और साथ में ये भी एक्सेप्ट करना है कि तुम लियान नहीं हो, तुम्हारा नाम शैन है और तुम एक फेक लड़की हो। तो शैन इसके लिए मान जाती है और अब रूम में जिंगजू आ गया था तो शैन उसका हाथ पकड़कर उसे हक करती है। जिंगजू कहता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शैन कहती है कि हाँ, लेकिन उसे बुरा लग रहा था कि वो जिंगजू को दोबारा धोखा देने वाली है। अब हम जिंगजू को स्टेज पर देखते हैं जहाँ पर शैन की एंट्री भी हो जाती है। शैन वेडिंग आउटफिट में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, वहीं पर जिया भी बैठी थी जो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब वो आदमी जो खड़ा था वो अनाउंस करता है कि अब रिंग एक्सचेंज होगी। जिंगजू जैसे ही शैन का हाथ पकड़ने लगा, शैन उसे इग्नोर करते हुए माइक को पकड़ती है और अनाउंस कर देती है कि मैं जिंगजू से शादी नहीं करना चाहती। जिंगजू बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक है ना? तो शैन कुछ कहती उससे पहले ही जिया बोल देती है कि मैं जानती हूँ ये लड़की फेक है, जरा अपने साइड में देखो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने शैन की अडॉप्टेड मॉम और उसके भाई को बुला लिया था। उसका भाई तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं इसे नहीं जानता, ये मेरी बहन नहीं है, लेकिन उसकी मॉम तो सबको बताती है कि मेरी ये लड़की है, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है और ये लियान वियान कुछ नहीं है, इसका नाम तो शैन है। जिंगजू भी पहचान लेता है कि ये तो केविन है और वो अपने आदमियों को कहता है कि फिलहाल इस बच्चे को यहाँ से बाहर ले जा लो, मैं इसे बाद में डील कर लूंगा। लेकिन वो लेडी तो जबरदस्ती केविन को वहाँ से नहीं ले जाती और उल्टा बोलती है कि जल्दी एक्सेप्ट कर कि तेरी बहन है। लेकिन केविन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसका सर एक दीवार पर लग जाता है, जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। शैन घबरा जाती है और सबको बता देती है कि हाँ, ये मेरा ही भाई है और अभी तक जो मैं कह रही थी वो सब झूठ था। ये सच कह रहे हैं, मेरा नाम शैन है, लियान नहीं है, और अभी तक जो भी मैंने किया अपने भाई बहन की जान बचाने के लिए किया था। फिर जी अपनी सीट से उठकर उसके पास आती है और कह रही थी कि तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है अपने भाई की जान बचाने के लिए, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। शैन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसे कॉल करी थी अंकल चैंग ने और कहता है कि तुम्हें वो मेडिसिन चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए वो ला दूंगा। तो शैन बोलती है कि जो तुमने कहा है ना, मैंने अभी तक वो सब किया है, इसलिए मुझे मेडिसिन ला कर दे दो। और हम देखते हैं कि मेडिसिन तो जिंगसू के पास थी, उसने इन्हें जल्दी ही अरेंज कर लिया था। लेकिन जैसे ही वो अपने कैबिन से निकलने लगता है, वहाँ पर अंकल चैंग के साथ और आदमी आ जाता है उसे कवर करने के लिए, जो उसे बाहर जाने से मना कर रहे थे। लेकिन जिंगसू उनका अच्छे से मुकाबला करता है और जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी, जख्मों के निशान उसके फेस पर साफ नजर आ रहे थे। वहीं शैन के रूम से बाहर निकलती है और देखती है सामने जिंगसू है, उसके हाथ में सूटकेस था जिसमें की वही मेडिसिन थी। वो उसकी तरफ उस मेडिसिन के बॉक्स को करता है कि मैं तुम्हारे लिए इसे ले आया। शैन बोलती है इसके लिए थैंक्स, लेकिन मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझती, इसलिए हमें अब एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इतना कहकर वो उसे गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है और जिंगसू नम रह गया था कि अभी अचानक से उसके साथ ये क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जहाँ पर जिंगसू अपनी लियान की याद में उसकी ग्रेव पर जाकर रोने लगता है कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा हूँ और मैं हर साल तुम्हारे साथ ऐसे ही जीना चाहता हूँ। जिंगसू को किसी अननोन नंबर से कॉल आती है और आगे वाला कह रहा था कि लियान को लेकर उसे कुछ बात करनी है। तो जिंगसू अब उस आदमी से मिलने के लिए जाता है तो आदमी बताता है कि जब लियान का एक्सीडेंट हुआ था तो वो उस कार एक्सीडेंट में कोमा में चली गई थी और उसने अपनी प्रॉपर्टी के हाफ शेयर्स चैरिटी के नाम किए और हाफ तुम्हारे नाम करके चली गई, और साथ में एक पेन ड्राइव भी थी जिसका पासवर्ड सिर्फ तुम्हें ही पता है, और उसने कहा कि इसमें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी काफी हेल्प करने वाला है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगसू ने अंकल चैंग और जिया को जेल में भिजवा दिया था क्योंकि उस पेन ड्राइव में उन्हीं के खिलाफ सारे एविडेंस थे। आज वो एक्सीडेंट जिसमें की लियान की डेथ हुई वो भी उन्होंने ही डेलिब्रेटली करवाया था। अब जिंगसू यहाँ पर जीत तो चुका था, लेकिन उसके साथ आज लियान नहीं थी, तो वो अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहा था। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान जिंगसू के बिल्कुल सामने खड़ी थी और उसकी चीक्स को टच करते हुए कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मुझे काफी अफसोस है कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन अब मेरे जाने का टाइम हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम शैन के साथ अपनी आगे की लाइफ बिताओ। वो एक अच्छी लड़की है, तुम्हें खुश रखेगी।
इतना कहकर उसकी सोल यहाँ से गायब हो जाती है और जिंगजू होश में आता है तो अपने आप को लियान की ग्रेव के ऊपर ही पाता है। वो लियान को थैंक्स कर रहा था अपनी आगे की लाइफ की राह दिखाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम शैन को देखते हैं जो अब 6 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वहीं पर उसके भाई बहन केविन और कैट खेल रहे थे। साथ में जिंगजू आता है, उसके हाथ में फ्लावर बुके था और वो शैन से कहता है कि यहाँ से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है और इसके लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। इसका मतलब अब वो दोनों साथ में रहने लग गए थे और इसी क्यूट मोमेंट के साथ हमारा ये ड्रामा भी खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में अपने थॉट शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।